नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 11 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 11 का जो पहला क्वेश्चन है कि एसटीएम से तात्पर्य है। अगर बात करें एसटीएम स्टैंड्स फॉर, तो एसटीएम का जो मतलब होता है वो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो एसटीएम का मतलब होता है। हिंदी भाषा में शॉर्ट टर्म मेमोरी को अल्पकालीन स्मृति कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसमें हमें कितने समय तक याद रहता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमें लगभग 30 सेकंड, 15 से 30 सेकंड तक याद रहता है। इस बात को आपने मतलब कि जब हमें कुछ समय तक चीज़ें याद रहती है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है। लेकिन जब हमें वही चीज़ें, सेम चीज़ें 30 सेकंड से ज़्यादा, कुछ मिनट या कुछ घंटों तक याद रहती है तो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन स्मृति कहते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है एसपी टेट परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अगर आप भी एसपी टेट नवंबर अपना क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं या फिर हमारे बैच को परचेज करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास वो समय है जब आप एसपी टेट को क्लियर कर सकते हैं। तो आप जुड़ सकते हैं 78761454 नंबर 409 पे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स और हमारी क्लासेस को जो कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहती है उनको परचेज कर सकते हैं। हमारे बैच के रिजल्ट आप लास्ट वाले जून के देख सकते हैं। हजारों बच्चे हमारे टेट परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके थे। अगला क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन बार बार बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को डैश अवस्थाओं में बांटा। जीन पियाजे डिवाइडेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डैश स्टेजेस। आप सभी को ये क्वेश्चन पता है और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो पियाजे की जो थ्योरी है वहाँ से हमेशा टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो जीन पियाजो ने जो अपना सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पियाजे साहब के द्वारा दी गई थी, तो इन्होंने अपने सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इन चारों ही अवस्थाओं की एक बार पुनः बात कर लेते हैं, एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। तो पियाजे की जो पहली अवस्था थी वो थी आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो इसकी थी, जिसको संवेदीय पेशी अवस्था कहा जाता है, ये 0 से 2 साल में तक के बच्चों में होती है। अच्छा, पियाजे की जो सेकंड स्टेज है, दूसरी जो अवस्था है वो थी इनकी, आपकी दूसरी जो अवस्था थी वो थी इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का मतलब है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 साल के बच्चों में होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तीसरी अवस्था जो इनकी थी वो थी आपकी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 साल के बच्चों में होती है। और चौथी अवस्था थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको बोलते हैं आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कॉग्निशन की, संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था मानी जाती है। ये संज्ञानात्मक जो है, कॉग्निटिव जो है, इसका मतलब क्या होता है? तो कॉग्निटिव का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करना ही कॉग्निशन होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ये वही जीन पियाजे है जिनके द्वारा बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किसके द्वारा कहा गया? तो जीन पियाजे के द्वारा ही बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक अर्थात लिटिल साइंटिस्ट कहा गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जी और एस कारक का वर्णन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो जी और एस कारक के बारे में जो बताया गया है वो किसके द्वारा बताया गया है? तो जी और एस कारक के बारे में जो बात करी है वो स्पियर्समैन ने। जी और एस बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत है। 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में जी और एस कारक आते हैं। इस बात को आपने याद रखना कि विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब जी एंड एस इंटेलिजेंस फैक्टर। तो बुद्धि के 2 कारक, एक जी कारक और एक एस कारक, दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। अगर बात करें जी कारक की, जिसको बोला जाता है सामान्य तत्व, सामान्य तत्व बोले तो जी फैक्टर, जिसको जनरल एबिलिटी कहा जाता है, इसमें क्या बोला जाता है? तो जी कारक में ये बोला जाता है कि जो बच्चा होता है ना, बच्चा, उसमें जो है वो जो बुद्धि होती है, जो सामान्य बुद्धि होती है, वो जन्मजात होती है। वो हर किसी में क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इसका मानना यही था, जी कारक में जो स्पियर्समैन साहब थे, इन्होंने ये बोला कि जो हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होगी और ये हर किसी में क्या होती है? अलग अलग होती है। फिर दूसरी इसने बोला एस कारक। एस कारक में इसने बोला विशिष्ट तत्व, फैक्टर, स्पेशल एबिलिटी, है ना, यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। तो एक तो बोला इसने कि जी वाला फैक्टर बोला जन्मजात होगा, और एक बोला इसने एस, 2 प्रकार की बुद्धि होती है। जो आपकी एस फैक्टर जो बुद्धि होती है वो अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, जो हमें दूसरों से अर्जित करता है। तो कल के लिए क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जी कारक का मतलब क्या होता है?
स्पियर्समैन के अनुसार, तो इनके अनुसार है कि हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होगी और हर किसी में क्या होगी, अलग अलग होगी। और एस कारक का मतलब है विशेष तत्व, जहाँ पे स्पेशल एबिलिटी की बात कर रहा है कि हमें दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत जी और एस जो दिया वो स्पियर्समैन साहब के द्वारा दिया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और यहाँ पे ऑप्शन में अल्फ्रेड बिनेट भी दिया है। ये वही बिनेट है जिनके द्वारा बुद्धि का 1 कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी गई है। तो इनका नाम आपको दोनों का याद रखना है। थॉर्नडाइक और कैटल के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि शेल्डन क्लासिफाइड पर्सनैलिटी इनटू डैश पार्ट्स। देखिए बात करें शेल्डन की, तो शेल्डन ने जो पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को जो है वो डैश भागों में बांटा था। तो अगर बात करें शेल्डन की, तो उसने व्यक्तित्व को, शेल्डन ने स्वभाव के अनुसार या स्वभाव के आधार पर जो व्यक्तित्व है उसको कितने भागों में बांटा था, तो 3 भागों में वर्गीकृत किया था। ऑप्शन ए के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं। अच्छा, 3 भागों में सर किया था। तो अगर बात करें ये कौन कौन से कारक थे, कल के लिए पूछा जा सकते हैं। तो ये थे विसेरोटॉनिक होता है जो खुश, मिलनसार और खाने के प्रेमी होते हैं, जो खुश रहते हैं, मिलनसार होते हैं, इसको बोलते हैं विसेरोटॉनिक। और शेल्डन के अनुसार जो दूसरा यहाँ पे व्यक्तित्व का जो भाग था वो था इसका सोमेटोटॉनिक होता है, जो मुखर होता है, साहसी होता है, जोखिम उठाने वाला होता है, तो उसको बोलते हैं सोमेटोटॉनिक। और एक होता है सेरेब्रोनिक होता है जो अध्ययनशील होता है, पढ़ने में जो लगन रखता है, थोड़ा तनावग्रस्त होता है और अंतर्मुखी होता है। ठीक है, तो इसको बोलता है। तो 3 भाग है आपके, विसेरोटॉनिक, सोमेटोटॉनिक और सेरेब्रोनिक। तो तीनों आपको डिटेल से याद रखने हैं। शेल्डन के अनुसार जो व्यक्तित्व के हैं वो 3 गुण इसने बताए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा हम बार बार पढ़ते रहते हैं कि एक व्यक्ति की औसतन बुद्धि लब्धि कितनी होती है, एन एवरेज IQ ऑफ पर्सनेज। तो एक एवरेज जो व्यक्ति होता है, एक जो सामान्य व्यक्ति जो होता है, उसकी जो बुद्धि लब्धि अगर असल में अगर देखा जाए तो कितनी होती है, तो सामान्य बुद्धि जो होती है वो होती है भाई 90 से 110। और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसको पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गया हूँ, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। तो एक व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, बुद्धि लब्धि जो होती है, IQ होता है, वो सामान्य रूप से 90 से 110 होता है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। लेकिन भैया जो आपका गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है उनका IQ कितना होगा, तो उनका होगा आपका 140 से ज़्यादा। तो आप प्रतिभाशाली बालक का बोल सकते हो कि 130 से 150 हम बोल सकते हैं। अच्छा, जो आपके 70 से 80 होता है वो होता है सामान्य बुद्धि से नीचे। एक बार यही क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था कि जो आपके एवरेज से जो नीचे होता है उनका इंटेलिजेंस कितना होता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन कितना होता है, तो उनका IQ 70 से 80 के बीच में होता है। लेकिन जिनका 50 से 60 होता है वो मूर्ख बुद्धि वाले होता है। जिनकी मूर्ख बुद्धि होती है उनकी 50 से 60 होता है। ठीक है, और जिनका 25 से भी कम हो उसको बोलते हैं जड़ बुद्धि, जिसको इडियट आप अंग्रेजी भाषा में अक्सर कहते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। देखो IQ का जो संप्रत्यय दिया था, इंटेलिजेंट क्वेश्चन का जो संप्रत्यय दिया था वो 1912 में विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और IQ का जो अगर फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है तो याद रखना, मेंटल एज बटे में क्रोनोलॉजिकल एज गुना में क्या आएगा मेरे भाई बहनों, 100 आएगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नॉलेज ऑफ रिजल्ट विल क्रिएट डैश इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। देखिए परिणाम का जो ज्ञान है वो सीखने पर डैश प्रभाव डालेगा। जो परिणाम का ज्ञान होगा वो सीखने पर कैसा प्रभाव डालेगा। अब जब परिणाम आएंगे तो सीखने पर क्या होंगे हमारे, क्या धनात्मक होंगे या ऋणात्मक तो नहीं हो सकते, नेगेटिव क्यों होंगे यार। परिणाम की ज्ञान सीखने पर क्या है, ऋणात्मक प्रभाव तो नहीं डालेगा, स्थायी भी नहीं डालेगा, अस्थायी भी, टेम्परेरी क्यों डालेगा। मुझे तो लगता है कि ना तो परमानेंट डाल सकता परिणाम का ज्ञान, टेम्परेरी भी नहीं डालेगा, धनात्मक डालेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ हम यहाँ पे जाने वाले हैं। तो देखिए जो परिणाम का ज्ञान है वो सीखने पर आपका जो प्रभाव डालेगा वो धनात्मक प्रभाव डालेगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कार्य और कारण संबंधों का अध्ययन अधिक सटीकता से किया जाता है। देखिए अगर बात करें कार्य और कारण संबंधों का जो अध्ययन है वो अधिक सटीकता से किस विधि में किया जाता है, तो जो आपके कॉज और इफेक्ट है इनके भी जो रिलेशनशिप होता है इसको कैसे हम डन करेंगे, डन मोर एक्यूरेटली बाय। तो कार्य और कारण संबंधों का जो अध्ययन है अधिक सटीकता से हम करेंगे आपका प्रयोगात्मक विधि में, आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। देखिए जो आपकी प्रयोगात्मक विधि जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड के जो फादर है वो आपके जीन पियाजे साहब है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और आपकी जो अंतर्दर्शन विधि है, जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, इसके भी जनक कौन है आपके, कौन है, जीन पियाजे नहीं है, माफ़ी चाहूँगा यार। प्रयोगात्मक विधि और अंतर्दर्शन विधि के जो जनक है वो दोनों के कौन है, तो प्रयोगात्मक विधि के जनक है आपके विलियम वुंट, और जो आपकी अंतर्दर्शन की जो विधि है इसके जनक भी आपके कौन है, तो इसके जनक भी आपके हैं आपके
कौन? विलियम वुंड साहब है। तो दोनों के प्रयोगात्मक विधि के भी और अंतर्दर्शन विधि के दोनों के जो जनक है वो विलियम वुंड है। ये वही विलियम वुंड है जिनके द्वारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली गई थी। इसीलिए इनको अंतर्दर्शन विधि का जनक, इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का जनक कहा जाता है, और साथ में इनको एक्सपेरिमेंटल मेथड का जनक भी कहा जाता है। दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि बालक द्वारा स्वयं के विचारों को लिखना एक उदाहरण है। देखिए, जो बालक होता है, ए चाइल्ड राइटिंग डाउन हिज ओवन थॉट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब एक बालक स्वयं के विचारों को खुद लिखता है, लिखना एक उदाहरण है किसका है? चिंतन का उदाहरण। मुझे लगता है चिंतन तो नहीं हो सकता। परावर्तक पत्रिका बोले तो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अंतर्दृष्टि इनसाइड भी नहीं होगा और आत्म पहचान भी नहीं होगा। तो मुझे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लग रहा है वो ऑप्शन बी, जी हाँ, जब बालक अपने आप स्वयं के विचारों को लिखना एक उदाहरण होगा परावर्तक पत्रिका का, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स का। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन एचपी टेट की परीक्षाओं में बच्चों को परेशान कर रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन, ये बोले तो फ्री का नंबर यहाँ से मिलने वाला है। तो विकास का प्रारंभ कब से शुरू होता है? व्हेन डज डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। तो जो आपका डेवलपमेंट होती है वो कब से स्टार्ट होती है? तो अगर बात करें डेवलपमेंट की, विकास की, तो विकास जो है वो ना तो जन्म से शुरू होता है, ना बाल्यकाल से शुरू होता है, ना किशोरावस्था से शुरू होता है। हमारे जीवन में जो विकास शुरू हो रहा है वो गर्भाधान से शुरू हो रहा है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो कंसेप्शन जो है आपकी, यहीं से जो आपका क्या हो जाएगा, गर्भाधान से ही जो विकास है वो शुरू होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए जो विकास है वो आपका गर्भाधान से शुरू हो रहा है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन परीक्षाओं में ये पूछता है कि विकास जीवन में कैसे होता है। तो विकास जो है हमारे जीवन भर चलता रहता है। विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी रुकता नहीं है, जब तक हम मरते नहीं हैं, विकास हमारा जीवन पर्यंत हमारे लाइफ में चलता रहता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और विकास हमेशा गर्भाधान से शुरू होगा और मृत्यु तक चलता रहेगा, मतलब कि जीवन पर्यंत विकास हमेशा चलता रहता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूसली चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया। अगर बात करें इवान पेवलोव की, तो इवान पेवलोव के द्वारा जो अपना प्रयोग किया गया था वो आपका किस पर किया? तो इन्होंने जो है वो कुत्ते पर प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इवान पेवलोव की बात करें तो इनके द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि जो इवान पेवलोव साहब थे, इनके द्वारा जो है वो कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इवान पेवलोव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। तो इवान पेवलोव जो है वो रूस देश के मनोवैज्ञानिक थे और इनकी बहुत बेहतरीन मनोविज्ञान में जिन्होंने थ्योरी दी थी क्लासनिंग कंडीशनिंग थ्योरी, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इससे पहले इनको जो है वो 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन्होंने कुत्ते पर तो प्रयोग किया, ये बात तो आपको बिल्कुल डिटेल से पता चल गई। पर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया, 1904 में इनको नोबेल मिला था। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो इवान पेवलोव साहब है, एक रूस देश के मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? तो अनुबंधन का जो जनक है वो भी इवान पेवलोव साहब को ही कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए, अगर बात करें इवान पेवलोव की, तो इनके द्वारा शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुकूलन का सिद्धांत, इसको क्लासिकल थ्योरी भी कहा जाता है, और अधिगम का जो प्राचीन सिद्धांत है वो भी किसके द्वारा दिया गया था? ये इवान पेवलोव साहब के द्वारा ही दिया गया था। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। और इवान पेवलोव ने ऐसे टाइप की थ्योरी, ऐसे प्रकार की थ्योरी दी थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतर तरीके से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द सोशल लर्निंग थ्योरी। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो अगर बात करें सामाजिक अधिगम की, तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया गया था वो आपके अल्बर्ट बंडूरा साहब के द्वारा दिया गया था। तो सोशल लर्निंग थ्योरी आपकी किसने दी थी? आपके अल्बर्ट बंडूरा दिए थे। ये वही अल्बर्ट बंडूरा है जो ये मानते थे, इनका ये सिद्धांत जो सोशल लर्निंग का जो सिद्धांत है ये बताता था कि लोग ना केवल प्रत्यक्ष अनुभव से बल्कि दूसरों को देखकर उनकी नकल करके उनसे अनुकरण करके सीखते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये किसने कहा था कि हम दूसरों को देखकर या उनकी नकल करके या उनसे अनुकरण करके सीखते हैं? तो ये बात बोली थी आपके बंडूरा साहब ने। ये वही अल्बर्ट बंडूरा है जिनके द्वारा, याद रखें, इन्होंने जो ये सिद्धांत जो दिया था, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने वो 1960 में दिया था। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में
पूछा गया है। और इनकी जो एक थ्योरी थी, एक पुस्तक थी, 1977 में इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल लर्निंग जो थ्योरी, इनकी एक बुक है सोशल लर्निंग थ्योरी, इसमें इन्होंने जो है 1977 में इसको बहुत ही डिटेल से समझाया था बाद में, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। और इनके द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको बोलते हैं आपका बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। तो याद रख लेना, इनके जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनमें से जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था वो था इनका बोबो डॉल का प्रयोग, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, जिसमें इन्होंने दिखाया कि बच्चे वयस्कों के आक्रामक व्यवहार का अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो याद रखना बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो भी अल्बर्ट बंडूरा साहब के द्वारा ही किया गया था। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्बर्ट बंडूरा जो है वो किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो अल्बर्ट बंडूरा जो है वो आपके कनाडा देश के मनोवैज्ञानिक थे। अच्छा, बात करें आपके शिक्षा मनोविज्ञान की, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक आपके थॉर्नडाइक साहब थे। और तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, कोहलर की आपको बताइए, कोहलर की थ्योरी। अच्छा, स्किनर के द्वारा क्या दिया गया था, तो स्किनर साहब के द्वारा दी गई थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, जिसको पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो स्किनर का सिद्धांत तो आपको पता ही होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो दी थी वो आपके स्किनर साहब के द्वारा दी गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एक्सेसिव एंड इरिटेशनल फियर रिएक्शन इज कॉल्ड। अत्यधिक और तर्कहीन भय प्रतिक्रिया कहलाती है। जब अत्यधिक और तर्कहीन भय जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या कहलाएगी, तो अत्यधिक और तर्कहीन भय प्रतिक्रिया जो है दोस्तों वो कहलाएगी आपकी फोबिया। देखो ये तो फोबिया ही कहेंगे, ठीक है, क्योंकि चिंता तो चलो होती है, कुंठा भी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन प्रतिबल भी हो सकता है, लेकिन जब हम अत्यधिक और तर्कहीन, हमको डर लगता है, बहुत ज़्यादा डरते हैं हम किस चीज़ से, तो वो प्रतिक्रिया हमारी फोबिया होती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे तत्परता, अभ्यास व प्रभाव डैश के नियम है। रेडीनेस, रीडनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट आर द लॉज ऑफ। तो ये हो सकता है, देखो स्मृति के तो ये लॉ नहीं है, विस्मरण के भी नहीं है, स्मरण के भी नहीं है। आपने एक थ्योरी सुनी है, मैंने आपको बोला था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के ही 3 मुख्य नियम थे, जिसको बोलते हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। मैं आपको कल से बोल रहा हूँ, और सेम क्वेश्चन घुमा फिरा के थॉर्नडाइक की थ्योरी से आ गया कि तत्परता, अभ्यास व प्रभाव किस प्रकार के नियम है। तो ये जो है वो कैसे है, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो वाली है। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी ऑफ लर्निंग है जिसकी बात शिक्षा मनोविज्ञान के चर्चा में की गई है, तो वही 3 मुख्य नियम यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि अधिगम के नियम है, लर्निंग के नियम है। तो स्मरण भी नहीं होगा, रिमेम्बरिंग फॉरगेटिंग भी नहीं होगा, विस्मरण भी नहीं होगा, स्मृति आपका मेमोरी भी नहीं होगा। तो होगा क्या, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तत्परता, अभ्यास व प्रभाव के जो नियम है वो ये तीनों के तीनों अधिगम के नियम है, और ये थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। जरूर आपको क्वेश्चन, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा होगा तो ज़रूर आपको लग रहा होगा जी हाँ, क्वेश्चन वहीं से पूछे गए हैं जहाँ से सर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैस्लो के अपने अभिप्रेरणा के सिद्धांत के में सबसे ऊपर किस आवश्यकता को रखा गया है। देखो मैंने आपको कल ही एक ऐसा यहाँ पे फ्लोर चार्ट सा बनाया था, और मैंने बोला था सबसे नीचे जो इसने रखा है वो है आपका साइकोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकता है। दूसरा है इसका सेफ्टी नीड, और तीसरा है इसका लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और चौथा जो मैंने बताया था वो बोला था एस्टीम नीड्स, आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। और पांचवा जो है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो कि सबसे ऊपर आता है। तो मैंने आपको बोला था सबसे नीचे वाली जो है वो साइकोलॉजिकल नीड है, और सबसे ऊपर जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है, और जो मैंने आपको बताया था कि ये पेपर में बार बार पूछा जा रहा है। तो पहले नंबर की लीड है आपकी साइकोलॉजिकल नीड। मैस्लो की जो अभिप्रेरणा का जो पहला सिद्धांत है वो आपका कौन सा है, साइकोलॉजिकल है, शारीरिक आवश्यकता है। दूसरा जो है आपका सेल्फ एस्टीम, आपका दूसरा जो है वो कौन सा है, सेफ्टी नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है जो कि यहाँ पे नहीं है। तीसरा है लव, प्यार वाली नीड्स। और चौथी जो इसने है वो है आपकी कौन सी, एस्टीम नीड्स। और पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको बोला जाता है आत्मबोध। तो आत्मबोध का जो गुण आता है वो आपकी चौथी अवस्था में आ रहा है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें अब्राहम मैस्लो की, तो अब्राहम मैस्लो एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये इन्होंने बाद में अमेरिका की राष्ट्रीयता ली है। 1 अप्रैल 1908 को इनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इनके द्वारा मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सीधा पूछा जाता है कि आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो बोलेंगे अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था गुरुजी। अगला क्वेश्चन है कि जब पहले
सीखी हुई जो सामग्री होती है, तो जब पहले सीखी हुई सामग्री को नए सीखने में बाधा उत्पन्न करे, जब पहले सीखी हुई सामग्री नए सीखने में बाधा उत्पन्न करे तो उसे अधिगम का अंतःकरण डैश अंतःकरण कहेंगे। कि पहले आपने कुछ सीख रखा है और सीखी हुई सामग्री जब नए सीखने में बाधा उत्पन्न कर रही है तो उसे अधिगम का क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे या पॉजिटिव कहेंगे या आपका शून्य कहेंगे। देखो भाई, पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव क्यों होगा, एक तो पहले से सीखी हुई चीज़ नए में क्या कर रही है, बाधा उत्पन्न कर रही है, तो ये नेगेटिव ही होगा। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, ऋणात्मक होगा। तो याद रखना है कि जब पहले सीखी हुई सामग्री इट प्रीवियस लर्न मटेरियल क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन इन न्यू लर्निंग दिस विल बी नॉन डैश ट्रांसफर। तो ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव ही होगा भाई। जब पहले सीखी हुई चीज़ है वो नए सामग्री में बाधा उत्पन्न करेगी, देखो शून्य तो नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा, नेगेटिव ही क्या है, नेगेटिव ऋणात्मक देगी। ठीक है, तो उसे अधिगम का क्या कहेंगे, ऋणात्मक अधिगम का ऋणात्मक अंतरण कहेंगे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जोश के साथ। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।